अस्सलाम वालेकुम। पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। नाज़रीन, कर्ज़ों के हवाले से रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट आपके सामने पहले रखते हैं, फिर हम IMF प्रोग्राम की बहाली पर और उसके हवाले से जो खदशात हैं उन पर बात करेंगे। इस रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट में बताया गया कि पाकिस्तान के कर्जे जो हैं वो एक जो डेट सस्टेनेबिलिटी लेवल होता है उससे बढ़ने के खदशात का इजहार किया गया है। जो सरकारी कर्जे हैं सस्टेनेबल लेवल से बुलंद रहने के खतरात हैं। सस्टेनेबल लेवल के लिए कर्जों का GDP के 70% जो तनासुब है 70% से कम होना जरूरी है। पाकिस्तान के कर्जों का हजम पहले ही सस्टेनेबल लेवल से जायद है और इसकी वजह से डिफॉल्ट के खतरात खुदा ना खास्ता बढ़ सकते हैं। कोई भी मनफी तब्दीली कर्जों को 70% से बढ़ाकर गैर सस्टेनेबल बना देगी। सिर्फ इंटरेस्ट रेट ने रवां साल के दौरान डेट सर्विसिंग कॉस्ट में तकरीबन 1.5 ट्रिलियन रुपीस का इजाफा किया है और ये हमने देखा है कि रुपी डिप्रिसिएशन जो रजा बाकर साहब के दौर से शुरू भी हुई थी उसका भी इस पर बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। किसी मनफी तब्दीली के बगैर ही अगले 3 साल तक ये शरह 18.9 से 19.2% तक रहने का अंदाज़ा लगाया गया है। आपको ये बताते चलें कि सबके जहनों में ये सवाल है कि सियासत क्या रुख अगला लेगी। इस वक्त भी हम जिस वक्त बात कर रहे हैं एक मुज़ाकराती दौर चल रहा है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमती इत्तेहाद और उनके PDM के जो फतह अरकान शामिल हैं। इस मुज़ाकराती दौर से क्या हतमी नतीजा निकलेगा, सबकी नज़रें इस तरफ हैं। क्या सियासतदान इस मसले को हल कर सकेंगे, अदलिया में जो इख्तिलाफ हैं वो हल हो सकेंगे, नहीं हो सकेंगे। लेकिन ऐसे दौर में, इस मुश्किल तरीन दौर में, इतने पोलराइज दौर में शायद कोई भी वज़ीर ख़जाना उसके लिए ये हालात संभालना, सिमत देना बड़ा मुश्किल होता है। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब ने कल कुछ अहम बातें असम्बली के फ्लोर पर की थी। इन अहम बातों में उन्होंने ये भी बताया था कि IMF के प्रायर एक्शंस और IMF की जानिब से जो मुतालबात हैं क्या वो किसी एजेंडे की तरफ इशारा करते हैं। ये बड़े अहम बात उन्होंने की थी वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब ने। इस पर कुछ सवालात उठाएंगे। क्या कहा था उनकी तरफ से, स्टेटमेंट क्या आई थी एग्जैक्ट, लेट्स हियर दिस, क्या कहा गया था? हम नाउम्मीद नहीं है। जो कर्व डिक्लाइनिंग था वो रुक चुका है। दुनिया परेशान है कि ये कैसे अपनी कमिटमेंट्स वक्त पे पूरी कर रहे हैं, हालांकि हम पूरी तरह इनको स्क्वीज कर रहे हैं। ये IMF जो था ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट से पहले तो कभी प्रायर एक्शन होते ही नहीं थे। ये पहली दफा है, मैंने 25 साल में डील कर रहा हूं कि जी प्रायर एक्शन सारे करे, अच्छा वो भी हो गए, अच्छा जी अपने दोस्तों से लिखवा के दे दे वो भी। तो एजेंडा इज समथिंग डिफरेंट। वी शुड बी, हमें अपनी अकल होनी चाहिए कि हमने अपने मुल्क को खड़ा करना है और मुल्क को खड़ा करना है एक कमिटी ऑफ नेशन में इज्जत और एहतराम के साथ। और पाकिस्तान में कैपेसिटी है। आप अल्लाह ताला के फजलो करम से टाइम जितना भी थोड़ा है, यू विल सी के एक्शंस होंगे। पाकिस्तान सॉवरन वेल्थ फंड बनाएगा मियां शहबाज शरीफ की क़यादत में, जो दुनिया देखेगी। इट्स ए मैटर ऑफ मंथ्स ओनली। तो बात यह है कि हमें आगे चलना है, हम पीछे नहीं जा सकते। लेकिन ये जो वेस्ट है ना, आधे से ज्यादा वक्त इस लिटिगेशन में लगा हुआ है। आधे से ज्यादा वक्त काबीना का भी, आधे से ज्यादा वक्त मिनिस्ट्रीज का भी, आधे से ज्यादा वक्त पार्लियामेंटेरियंस का भी। वो भी काम करने तो मुल्क को इस क्वागमार से निकालने तो वो नहीं है। तो यही है कि इनको इसी चक्कर में बिजी रखें। तो दो अहम बातें, एक तो उन्होंने कहा कि एजेंडा इज समथिंग डिफरेंट है, ये इसका मतलब क्या है इस पर बात भी करेंगे। और साथ साथ दूसरी बात उन्होंने बहुत अहम की कि इस वक्त सारी तवज्जो यकसुई ना कि मईशत को संवारने में होती, इस पूरे तनाज़े की वजह से मिनिस्ट्रीज़ की, काबीना की, फाइनेंस मिनिस्ट्री की तवज्जो इस तरफ है कि किस तरह इस लिटिगेशन या फिर जो मामला चल रहे हैं कानूनी, आईनी, सियासी, इनको हल किया जा सके। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है जो शायद कोई भी हुकूमत होती, कोई भी वज़ीर ख़जाना होता उसके लिए शायद नहीं होना चाहिए। तो हुकूमत की तरफ से मीडियम टर्म फिस्कल फ्रेमवर्क के कुछ टारगेट्स भी सामने आए हैं। एक ड्राफ्ट रिपोर्ट में, ये शहबाज राणा साहब की रिपोर्ट है जिसमें बताया गया कि आइंदा माली साल के लिए माशी हदफ जो है यानी शरह नमू का 3.5% तक रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। ये वस मुद्दती इक्तिसादी फ्रेमवर्क है जो अगले बजट के तौर पर तैयार किया जा रहा है और आइंदा माली साल इसके ड्राफ्ट के मुताबिक जो इन्फ्लेशन है उसकी जो टारगेट है वो 20% सेट किया गया है। महंगाई का दबाव कम करने में कुछ वक्त लगेगा कहा जा रहा है क्योंकि एक रिकॉर्ड हाई है इस वक्त महंगाई। शराइत पर अमल दरामद में नाकामी की वजह से IMF प्रोग्राम की बहाली नजर नहीं आ रही। माहिरीन ऐसा कहते हैं, कुछ माहिरीन के खदशात हैं कमजोरियों और इक्तिसादी बुनियादों की वजह से खतरात का सामना रहेगा। रवां माली साल के दौरान इक्तिसादी तरक्की की शरह 0.8% के आसपास रह सकती है। IMF, वर्ल्ड बैंक और EDB 0.6-0.4 की प्रोजेक्शंस दे चुके हैं। वजारत खजाना ने जुलाई से शुरू होने वाले माली साल 23 और 24 के लिए 3.5% शरह नमू की शरह तजवीज़ की है। मौजूदा शरह जो 3 बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों के अंदाज़ों के एन मुताबिक है। राना एहसान साहब प्राइम मिनिस्टर के कोऑर्डिनेटर हैं, कॉमर्स पे हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा नून लीग के, और हमारे साथ डॉक्टर खाकान नजीब साहब साबिक मुशीर वजारत खजाना के। दोनों का बहुत खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। राना एहसान साहब, एजेंडा इज समथिंग डिफरेंट, क्या मुराद है स्टेटमेंट से राना एहसान साहब? बीइंग इन द गवर्नमेंट, बीइंग इन द रूलिंग पार्टी एंड एन इकोनॉमिस्ट, आप मुझे बताएं आप कैसे इंटरप्रेट करते हैं स्टेटमेंट को फाइनेंस मिनिस्टर की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
देखिए मेरे ख्याल से जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब ही इसको बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एजेंडा इज समथिंग डिफरेंट, लेकिन मेरा जो मैंने उनसे टेक अवे किया है जी। वो ये है कि पाकिस्तान ने तकरीबन सारी शराइत जो हैं वो पूरी कर ली IMF की। आप जानते हैं कि पॉलिसी रेट अभी 21% के ऊपर है, जो कि कभी भी इतना हाई लेवल पे नहीं गया, और उससे डेफिनेटली गवर्नमेंट के जो अपना जो डेट है वो काफ़ी इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट इज़ द बिगेस्ट बोरोवर इन पाकिस्तान। तो ये सारे मामलात फिर जिस तरह बिजली के रेट, PDL, सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर ली, फिर एक्सटर्नल फाइनेंस के ऊपर बड़ी देर मामलात रुके रहे। वो भी आपने देखा कि सऊदी अरेबिया ने $2 बिलियन की कमिटमेंट दे दी, UAE ने $1 बिलियन की कमिटमेंट दे दी। फिर उसके साथ साथ आपने देखा कि चाइना ने भी जो है वो रोल ओवर कर दिया 2 बिलियन का, 1.3 बिलियन रीफाइनेंस कर दिया। तो अब वो सारे मामलात जो हमारे एंड पे थे, हम समझते हैं वो मुकम्मल हो गए और स्टाफ लेवल एग्रीमेंट अब हो जाना चाहिए। तो उसके अंदर ताखीर या फर्दर IMF का ये कहना कि इसको डिले करना या कुछ और चीज़ों के ऊपर जो है वो फिंगर पॉइंटिंग करना, मेरे ख्याल से ये शायद इस चीज़ों के ऊपर वो पिन पॉइंट कर रहे थे। लेकिन मेरे पास तो कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है कि कोई एजेंडा क्या है या क्या नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं कि हमने अपना राना साहब, मैं अगर आपसे आसान अल्फाज में पूछूं, आप हम ये समझे कि टेक्निकल लेवल पे जितने भी ग्लिचेस थे आप कह रहे हैं कि हमने अपनी साइट से रिमूव कर दिए हैं। अब टेक्निकल लेवल पे आप कहते हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड अब कोई ऐसी रुकावट नहीं है। अगर अब कोई रुकावट है तो दैट इज समथिंग, इज देयर समथिंग पॉलिटिकल या कोई ऐसा मामला है जो एजेंडा यही चाहते हैं ना कि टेक्निकली तो सब हल हो गया है, तो और क्या मसला हो सकता है राना साहब फिर इसके अलावा? देखिए बिल्कुल, जो 9th रिव्यू है उसके लिए तो कोई हर्डल बाकी नहीं बची और वो मुकम्मल हो जाना चाहिए। और हमें बल्कि बाकी भी जो अगले 2 रिव्यूज भी हैं वो क्लब करके वो भी जो है वो अब तक यानी कि अब तो हमें उसके ऊपर डिबेट कर दी होनी चाहिए थी। ये जो डिबेट है तो डेफिनेटली हम तो यही समझते हैं कि टेक्निकली तौर पे पाकिस्तान ने जो कमिटमेंट्स पूरी करनी थी IMF के मुआहदे के मुताबिक वो कर चुके हैं, और 9th रिव्यू में बिल्कुल कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, और हमारा जो SLA है वो जल्द हो जाना चाहिए और हमें ट्रांच भी रिलीज हो जानी चाहिए। बाकी ये जो डिलेज हैं वो किस वजह से हैं, किस बुनियाद पे हैं, और अगर पेट्रोल की स्कीम हम लॉन्च कर रहे हैं तो वो नहीं ठीक या ठीक, वो 9th रिव्यू को उसको नहीं डिले उसकी वजह से नहीं होना चाहिए। ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, और इसी के ऊपर मेरे ख्याल से जो दार साहब हैं वो यही बात कर रहे हैं कि ये चीजें बड़ी क्लियर हैं, अब हो जाना चाहिए। लेकिन राना साहब अब तो 9th क्या, अब तो 10th तो 3 मई को शायद 11th रिव्यू भी आपका डेट आ जानी है, तो ये तो 3 रिव्यूज अब सामने आ जाने हैं। मैं खाका नजीब साहब आपसे पूछना चाहूंगा योर टेक अवे सर, ये जो जुमला है कि एजेंडा इज समथिंग डिफरेंट, क्या कहना चाह रहे हैं फाइनेंस मिनिस्टर? आपका टेक अवे क्या है इस पे खाका नजीब साहब? Sefan, thank you for having me. Always good to be on your program. सैफान, एक तो ये समझिए कि पाकिस्तान 23 मरतबा IMF के पास गया है। पाकिस्तान में शायद ये मिसनोमर है कि पाकिस्तान ने कोई 23 IMF के प्रोग्राम किए हैं। पाकिस्तान ने कभी भी 23 IMF के प्रोग्राम नहीं किए। पाकिस्तान ने जिंदगी में एंटर जरूर किए हैं, बट जैसे कि आप 9th रिव्यू में मुश्किलात देख रहे हैं, हर दफा पाकिस्तान मुश्किल में आ जाता है। और एजेंडा ये है कि मेरे ख्याल में रेसिपिएंट कंट्रीज आर समटाइम्स नॉट एबल टू कन्विंस द IMF टू मूव फॉरवर्ड। पाकिस्तान के साथ बारहा ये होता रहा है। एक्चुअली यही वजीर खजाना थे, चूंकि मैं उनके साथ मौजूद था उस वक्त फाइनेंस मिनिस्ट्री का पार्ट। 13-16 का वाहिद प्रोग्राम है जो पाकिस्तान ने इन इट्स हिस्ट्री एवर कंप्लीट किया है। सो इट इज नॉट समथिंग अनयूजुअल फॉर मी। राइट नाउ आई कैन फील अ कपल ऑफ थिंग्स जो आई थिंक नहीं हो रही। एक तो यह है कि आपने $6 अरब जो आखिरी फाइनेंसिंग थी उसमें $3 अरब जरूर आपने कर लिए हैं सऊदी अरेबिया और UAE से। अगेन ग्रेटफुल टू देम। एंड जो हुकूमत ने अच्छी इकोनॉमिक डिप्लोमेसी की, साथ साथ हुकूमत ने रीफाइनेंस भी करवा लिया चाइना से $2 बिलियन। अगेन आई थिंक इट्स अ जॉब वेल डन। बट जो बाकी $3 अरब है ना सैफान, आई थिंक आई एम नॉट श्योर वी हैव दैट इन द किटी। उसमें $900 मिलियन तो क्लियर है जो राइज प्रोग्राम और AIIB की को फाइनेंसिंग है। आई थिंक मल्टीलैटरल्स ने कंफर्म नहीं किया IMF को कि ये वो कर देंगे।
पर यहाँ पे मैं सारा कुछ अथॉरिटीज पे नहीं डाल रहा। यहाँ पे मैं समझता हूँ कि कुछ हिस्सा जो है आईएमएफ को कन्विंस करना चाहिए था, वर्ल्ड बैंक, एडीबी और आईडीबी और उनसे, कि कुछ जो फाइनेंसिंग है वो उनका भी फर्ज है कि वो उनके साथ अरेंज करें। सो आई थिंक उस 3 बिलियन पे फिर बड़ी अच्छी बात की है एहसान भाई ने ऑफ द पेट्रोल सब्सिडी। आई अंडरस्टैंड ये रेसिपिएंट कंट्रीज जरूर समझती हैं कि ये क्रॉस सब्सिडी है, इससे क्यों ताल्लुक बनेगा। ओके, एक चीज ये है कि अगर आप ऐसा ना करते तो शायद ये हर्डल ही खड़ी ना होती। अब ये जब हर्डल खड़ी होती है सैफान, एंड आई रियली थिंक अथॉरिटीज को ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा, तो ये होता है कि वो आपसे डेटा मांग लेते हैं। लेट्स से कि यू आर गुड ऑन डेटा, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने काम भी किया हुआ है, आप डेटा शेयर, जब आप डेटा शेयरिंग शुरू कर देते हैं तो एक दिन, एक हफ्ता ईद डिलेज शुरू हो जाते हैं। पर याद रखिए कि हमारे यहाँ चूंकि एक बिल्कुल जो हमारी सारी मिनिस्ट्रीज हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिवली चल रही हैं बिल्कुल जनरलिस्ट से। जब आईएमएफ इस डेटे को देखता है ना तो वो कहता है कि ओके, आप कह रहे हैं कि हम 50 रुपए बढ़ाएंगे खाकान पे क्योंकि वो बड़ी गाड़ी चला रहा है। खाकान क्या अपनी कंजम्पशन यहीं पे रखेगा कि कम कर देगा? वो कहेंगे खाकान अपनी कंजम्पशन कम कर देगा। बट जो मोटर बाइक वाला है, जो खाकान के घर मैनेजर है, वो क्या करेगा कि अपनी कंजम्पशन बढ़ा देगा। तो इसका मतलब है सब्सिडी का क्वांटम तो बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब है फिस्कल। ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं कि ये सवालात खड़े हो जाते हैं। और तीसरी ये बात है कि तीसरी बात से पहले खाकान साहब प्रोग्राम में रहा है हमेशा। खाकान साहब एक सवाल जो क्रॉस फ्यूल सब्सिडी से पहले ये बताएं कि सर जो एक्सटर्नल एश्योरेंसेस हैं, सादार साहब ने एक जुमला कहा है, उन्होंने कहा है कि इससे पहले कभी नहीं हुआ, वो डील करते रहे आईएमएफ को। आप कह रहे हैं आप भी साथ उनके रहे कि प्रायर एक्शंस हो। और दूसरी बात उन्होंने कहा लिख कर दें एक्सटर्नल एश्योरेंसेस, वो भी हमने लिख कर दे दी। तो ये जो आईएमएफ के रवैये में बदलाव है पाकिस्तान के साथ, ये भी वो कह रहे हैं अनप्रेसिडेंटेड है और इसलिए शायद वो एक एजेंडे से इसको जोड़ रहे हैं। तो ये पाकिस्तान 23 बार जा चुका है, तो ये उनके लिए भी नया है सादार साहब करिए, जो पहले भी फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं। खाकान जी साहब, तो सैफान आपने बहुत अच्छी बात इसलिए की है कि मेरा तीसरा पॉइंट बिल्कुल इससे लिंक करता है। सो होता यह है, जो कि मैंने पाकिस्तान के 12 रिव्यूज वो करवाए जब डार साहब वाज फाइनेंस मिनिस्टर, और जब ये पीटीआई की गवर्नमेंट ने भी साइन किया तो मैं डॉक्टर शेख और फिर असद उमर के साथ टेबल पे था। ये याद रखिए कि होता क्या है, होता यह है कि हम आईएमएफ का एक MEFP डॉक्यूमेंट है, मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज, जब तक हम करते रहे हैं उसको, हम उसको लिखते थे खुद, हम उसमें इनपुट देते थे। इस दफा एक ये भी चीज फर्क है कि वजीर खजाना ने हमें बताया कि वो हमको ये देकर चले गए हैं। मैं तो ये समझता हूं कि कंट्री इनपुट बहुत मैटर करती है। वजीर खजाना के जो नीचे टीम है उसको बहुत इनपुट देनी चाहिए थी और दी भी होगी, शायद वो फिर उसके बाद एक MEFP दे, फिर उसको और स्टाफ लेवल एग्रीमेंट में 2-3 दिन की देर होती है। हम एक MEFP को पढ़ लेते हैं और कोई भी रेसिपिएंट कंट्री जो है वो फिर IMF को बताती है कि मुझे इस पॉइंट से इख्तलाफ है, आप इसको तब्दील कर दीजिए, या यू कम टू एन एग्रीमेंट। और फिर एग्री हो जाता है कि ये 5 आपके पॉइंट हैं जो आपने करने हैं बिफोर गोइंग टू द बोर्ड, और स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाता है। बट इस दफा जो मैंने तीसरी बात करनी थी वो ये थी कि ट्रस्ट डेफिसिट बहुत बड़ा है, और ये इस हुकूमत के आने से पहले बन गया था। आपको याद होगा एक पेट्रोल सब्सिडी का इशू था, एक बजट भी उससे पहले जो FY22 का बजट था वो एक्सपेंशनरी बजट था। सो IMF तो पहले ही डीरेल हो रहा था जब ये गवर्नमेंट VONC के बाद आई। सो ऑब्वियसली उस वक्त से जो ट्रस्ट डेफिसिट डेवलप हुआ, फिर जब रुपए को इस गवर्नमेंट ने पिछले 5 महीने से थोड़ा सा होल्ड किया, फिर एक ट्रस्ट डेफिसिट बना। फिर आप याद रखिए कि नवा रिव्यू जो है, आपने ठीक पॉइंट किया, वो 3 नवंबर को शुरू होना था, पर वो ये आपको कह रहे थे कि आप गैस की कीमत तब्दील करें, बिजली की कीमत तब्दील करें, आप 170 अरब के टैक्सेस लगाएं। क्योंकि उसमें डिले हुआ, फिर ऑब्वियसली PM ने बहुत अच्छा इंटरवीन किया और वो टीम पाकिस्तान आई। सो ये ट्रस्ट डेफिसिट की वजह से उन्होंने कहा कि आप पहले कर लें ये चीजें, फिर वो करें। अच्छा, ये दूसरी बात आपने जो की वो चीजों में फाइनेंसिंग, खाकान साहब वो फाइनेंसिंग की बात की, मैं राना एहसान साहब आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरह आपने भी कहा और वजारत खजाना ने कहा कि हमने जो शराइत थी मंजूर कर ली, अश्योरेंसेस अभी भी सादार साहब ने जो हमने स्पीच सुनाई उसमें कहा कि हम दे चुके हैं, लेकिन खाकर अजीज साहब कह रहे हैं कि अभी भी तकरीबन $3 अरब की ऐसी एश्योरेंसेज हैं, खासतौर पे मल्टीलैटरल शायद उसमें कुछ हैं जो अभी हमें मिलनी है या जिनके बारे में अभी तक IMF सेटिस्फाइड नहीं है। तो राणा साहब इनका स्टेटस क्या है, कहाँ रुका हुआ है मामला? आप कह रहे हैं कंप्लीट हो चुका है, लेकिन क्या कुछ अभी बाकी है एक्सटर्नल एश्योरेंसेज के साइड पे? राणा साहब देखिए, जो इनिशियल रिक्वायरमेंट थी जी, उसके अंदर भी रिडक्शन आई है। आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट जो प्रोजेक्टेड था वो तकरीबन 9-10 अरब डॉलर का प्रोजेक्टेड था इस साल के शुरू में, लेकिन अभी आपने देखा कि जुलाई से मार्च तक का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो तकरीबन
$3 अरब से कुछ थोड़ा ज़्यादा है, जो कि पिछले साल इस वक्त तक $13 अरब से कुछ ज़्यादा था। तो वो जो रिक्वायरमेंट करंट अकाउंट डेफिसिट को कवर करने के लिए जो थी, वो मैंने कहा कि टारगेट $9-10 बिलियन का था, बल्कि दरमियान में तो इन सितंबर हम तो प्रोजेक्ट कर रहे थे शायद ये $11-12 अरब पे भी चला जाए। तो वहाँ डिमांड डिस्ट्रक्शन से और ओवरऑल ये एक इम्पोर्ट कंप्रेशन, जो कि एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी तो नहीं है, शॉर्ट टर्म के अंदर हमें ये मजबूरन करना पड़ा है, लेकिन उससे ये है कि करंट अकाउंट डेफिसिट काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गया। तो वहाँ से जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की जो रिक्वायरमेंट थी उसमें भी रिडक्शन हुई है। हम ये समझते हैं कि अब जो आगे हम जिस लेवल पे जा रहे हैं, करंट अकाउंट सरप्लस आपने देखा $650 मिलियन का पिछले माह के अंदर, अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू करता है तो हमारी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की जो रिक्वायरमेंट जो इनिशियल थी उससे काफी ज्यादा सर ये आप समझते हैं, लेकिन आप क्या कन्विंस करने में भी कामयाब हुए आईएमएफ को कि अब हमें मजीद एश्योरेंसेस दरकार नहीं है? ये बात आईएमएफ को कन्विंस करने में शायद कामयाब नहीं हो सके अभी आप लोग, राणा साहब? नहीं, देखें, फाइनेंस मिनिस्टर ने तो बड़ी आपको एक वाज़ेह स्टेटमेंट दी है कि नाउ वी आर होपिंग फॉर अ SLA वेरी सून। हम समझते हैं कि हमारे एंड पे हर लिहाज से एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो गई है और जितने भी प्रायर एक्शंस हैं वो भी मुकम्मल हो गए। तो दिस इज कमिंग फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। दार साहब ये खुद कह चुके हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री ये कह रही है। तो आई थिंक यही स्टेटस है इस वक्त। तो फिर तो राणा साहब फिर इशारे इसी तरफ जाते हैं कि एक तो ट्रस्ट डेफिसिट और दूसरा कोई सियासी एजेंडा, ये इन दो में से आपको फिर क्या लगता है, क्या मामला? या तो आप पर एतबार नहीं है इस वजह से कि इससे पहले जो इमरान खान हुकूमत ने मुआहदे तोड़े थे, या फिर ये कि सियासी कोई एजेंडा है IMF का? इन दो में से क्या वजह हो सकती है कि SLA रुका हुआ है अभी तक, राणा साहब? देखिए, मैं इसके ऊपर के कोई सियासी एजेंडा है अनलेस मेरे पास कोई वाज़ेह इंफॉर्मेशन हो तो मैं इस पे कमेंट नहीं करना चाहूँगा। मेरे पास इस वक्त कोई हतमी इंफॉर्मेशन इस तरह की नहीं है कि मैं इसके ऊपर कमेंट करूँ, लेकिन हम समझते हैं, हमारा ये मौक़िफ़ है और वो बड़ा वाज़ेह है कि हमने अपने एंड के ऊपर चीज़ें मुकम्मल कर दी हैं। 9th रिव्यू तो इट शुड हैपन इमीडिएटली, उसके अंदर तो कोई रुकावट नहीं है और वो जल्द हो जाना चाहिए। सही। अच्छा, ब्रेक से पहले खान साहब आप इसको क्लैरिफाई अगर करना चाहें, ये जो अच्छा मैं ब्रेक के बाद आता हूँ वापस के ऊपर, एक्सटर्नल एश्योरेंसेस राणा साहब फिर कह रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री कह रही है कि पूरी हो चुकी हैं, तो फिर आखिरकार क्या रुकावट है, क्या और एक्सटर्नल फाइनेंसिंग नीड्स हमारी हैं या नहीं है? और साथ साथ क्रॉस सब्सिडी के ऊपर जो बात हुई थी, फ्यूल सब्सिडीज पर भी बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में अहम तरीन सवालात, पाकिस्तान का IMF प्रोग्राम, क्या उसकी बहाली घटाइयाँ पड़ चुकी है? ये अहम तरीन सवाल हम उठा रहे हैं। सादार साहब की कल असेंबली के फ्लो पे स्टेटमेंट से हमने स्टार्ट किया प्रोग्राम को, जिसमें उन्होंने कहा कि देयर एजेंडा इज समथिंग डिफरेंट। ये उन्होंने क्यों कहा? क्या इसके पीछे पस मंजर है और क्या इसका मुस्तकबिल पे फ़र्क पड़ सकता है, IMF प्रोग्राम पे फ़र्क पड़ सकता है? ये अहम सवाल उठाए। एक और अहम रुकावट जिसका कुछ जिक्र अभी हुआ इस सेगमेंट में, वो क्रॉस सब्सिडी स्कीम है। ये एक खबर आज सामने आई कि हुकूमत ने क्रॉस फ्यूल सब्सिडी स्कीम से दस्तबरदार होने के बारे में, यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री इसको अपोज कर चुकी है, इस बारे में IMF को तहरीरी तौर पर आगाह नहीं किया। आलमी मालियाती इदारे को इमदाद के लिए स्टाफ लेवल समझौते को इल्तिवा में डालने का ये एक और जवाज़ मिल गया है। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात $3 अरब इजाफी फाइनेंसिंग की मंजूरी दे चुके हैं। सऊदी अरब के साथ जल्द रस्मी समझौता तय पा जाएगा। IMF अभी भी मुतमईन नहीं है कि हुकूमत जून 2023 तक $5 अरब बैरूनी सरमायाकारी या फाइनेंसिंग का एहतमाम कर सकेगी। बिगड़ती क्रेडिट रेटिंग और बढ़ती शरह सूद के बायस ये भी खदशात हैं IMF को कि शायद पाकिस्तान गैर मुल्की कर्जों का हसूल उसके लिए मुश्किल हो जाए। हकाना जी साहब, अभी हमने एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की बात की, ब्रेक से पहले पूछा जा रहा था, पहले इसको क्लैरिफाई कर दें। IMF सेटिस्फाई नहीं है कि $5 बिलियन हम एहतमाम कर सकेंगे, तो हुकूमत कह रही है हमारी तो नीड्स अब कम हो गई है, सरप्लस हमारा आ गया, तो फिर ये वजह क्या है? ये क्यों अंडरस्टैंडिंग में फर्क है हकाना जी साहब? देखिए, इसको इस तरह समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान में अब IMF एक्स्ट्रा केयरफुल हो रहा है। अगर उनका कोई एजेंडा मैं समझ सकता हूं तो वो ये है कि वो एक्स्ट्रा केयरफुल इसलिए हो रहा है कि पाकिस्तान के $4.4 अरब के ज़खायर हैं, करंट अकाउंट संभला है, ये सही बात है,
पर जैसे राना साहब ने सही फरमाया, वो इंपोर्ट्स को कर्ब करके समझा है। आप वापस जब आईएमएफ के प्रोग्राम में जाएंगे तो आपको थोड़ा सा अपनी इंपोर्ट्स को ईज ऑफ करना पड़ेगा, वैसे भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो इतनी इन्फ्लेशन है इसका सप्लाई साइड इफेक्ट बहुत बड़ा है, आपकी एक्सपोर्ट्स डिस्टर्ब हो रही हैं। तो जब पैसे आएंगे तो आप इसको जब ईज ऑफ करेंगे तो एक आध माह में करंट अकाउंट फिर आपको नेगेटिव दिखाई देना शुरू हो जाएगा। इस वक्त तो आपने बहुत रोका हुआ है अपनी इंपोर्ट्स को, और जैसे सब लोग कहते हैं और सही कहते हैं, इकोनॉमिस्ट्स भी और पॉलिटिशियंस भी समझते हैं इस बात को कि ये कोई अच्छी रविश नहीं है कि लॉन्ग टर्म में इसको रोका जा सके इंपोर्ट्स को। सो आप जब उसको खोलेंगे तो उनके ख्याल में करंट अकाउंट थोड़ा सा बढ़ेगा। पर जैसे मैंने पहले गुजारिश की कि पाकिस्तान एक तो मल्टीलैटरल है, एक और प्रॉब्लम भी है सैफान, आईएमएफ को यह भी मालूम है कि आपकी तीनों जो रेटिंग एजेंसीज हैं उन्होंने आपको एक्सेसिवली डाउनग्रेड किया हुआ है इस वक्त। अब आईएमएफ का प्रोग्राम भी है और आप एक्सेसिवली डाउनग्रेड भी हो रहे हैं। अब आप इसको देखिए कि जब हम 13 में ये प्रोग्राम लेके चले, जो कि मैं जिसको फ्लैगशिप प्रोग्राम कहता हूं, पीएमएलएन की गवर्नमेंट के अंडर हुआ, तो हम अपनी क्रेडिट रेटिंग दूसरी तरफ ले जा रहे थे। वी वर पिकिंग द क्रेडिट रेटिंग अप, पाकिस्तान वाज बिकमिंग पॉजिटिव, क्रेडिट पॉजिटिव जा रहे थे। हम जब एक्सटर्नल कमर्शियल के पास जाते थे तो हम अपनी शरायत पे पैसा उठाते थे। अगर आप इस वक्त पाकिस्तान की क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप देखें और पाकिस्तान की रेटिंग ये देखें और फिर देखें कि पाकिस्तान का बॉन्ड कहां कर रहा है इस वक्त ट्रेड, क्या आप कमर्शियल फाइनेंसिंग उठा सकते हैं? आपने ये भी कहा कि आप कमर्शियल फाइनेंसिंग उठाएंगे। अब ये एग एंड चिकन भी है। मैं समझता हूं कि आईएमएफ ने जितना केयरफुल होना था वो हो लिया है। गवर्नमेंट ने बहुत बड़ी एडजस्टमेंट्स की हैं आखिरी 4-6 माह में अपने हुकूमत के दौर के। इसमें 30 महीने से गैस की कीमत नहीं बढ़ी थी, गवर्नमेंट ने जो आईएमएफ से बात हुई वो किया। बिजली की कीमत बढ़ाई, टैक्सेस लगाए, रुपी का पेग होल्ड किए हुए थी, तोड़ा, बड़ा इन्फ्लेशनरी इंपैक्ट आया। सो अब थोड़ा सा आईएमएफ को भी पाकिस्तान के उन अवाम को जो कि इस वक्त 27.5 से 35% इन्फ्लेशन चली गई है पिछले माह में, 47% फूड इन्फ्लेशन है, थोड़ा सा आई थिंक ईज ऑफ करना चाहिए। इस रिव्यू को कंप्लीट करें ताकि मार्केट्स को कॉन्फिडेंस आए और पाकिस्तान कमर्शियल मनी चाहे एट अ हायर रेट पिकअप कर सके। आई थिंक दैट इज द ओवरऑल सिनेरियो। पेट्रोल सब्सिडी पे मेरा व्यू बड़ा क्लियर है। आई थिंक कि जब तक गवर्नमेंट इसको कर नहीं पाती, इसको ओपन ही नहीं करना चाहिए। ये बताएं कि ये तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू, गवर्नमेंट तो ये कह रही है कि हमारी नीड्स पूरी हैं, अब हमें जरूरत नहीं है फाइनेंसिंग की, तो ये तो एक गैप आ रहा है ना आपकी आईएमएफ की अंडरस्टैंडिंग और गवर्नमेंट की अंडरस्टैंडिंग में, और शायद इसी वजह से कोई एसएलए लॉक नहीं हो पा रहा मेरे ख्याल से, जो एक अंदाजा लग रहा है खान साहब। ये बात दुरुस्त है और मैं समझता हूं कि शायद कन्विंस नहीं कर पाई है टेक्निकल टीम, और वो इसलिए कि मैंने हमेशा कहा है कि यू गॉट टू पुट इन वेरी वेरी स्मार्ट कॉम्पिटेंट पीपल हु आर वेरी वेरी हाईली, जो इस बात को समझते हो, वेरी हाईली कॉम्पिटेंट हो। और हर रेसिपिएंट कंट्री को, मैं पाकिस्तान को भी यही कहता हूं, मैं जिस और मुल्क को एडवाइस करता हूं तभी ये कहता हूं, तभी ये जो टेक्निकल गैप है वो आपका दूर होता है। अब ये है कि आई थिंक आईएमएफ को थोड़ी लचक दिखानी चाहिए। दैट इज व्हाट आई फील। आई थिंक पाकिस्तान हैज कम अ लॉन्ग वे। अगर ये $3 अरब जो कि पिछले हफ्ते में ही सऊदी अरेबिया और उसके कंफर्म हुए यूएई के, ये आ जाते हैं, चाइना के पैसे आ गए हैं, आई थिंक कि हमारी डिग्निटरीज चाइना में है। शायद पीएम की एक फोन कॉल भी हुई है। China may come in more handy. This is my understanding of how China has dealt with us till now. So ये पैसे पूरे हो जाएंगे, बट अब कंफर्ट तभी आएगा जब आईएमएफ का एसएलए साइन होगा। इससे इनहराफ नहीं करना चाहिए पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी और आईएमएफ को भी। अब थोड़ा सा इसको इजी होके ले लेना चाहिए। उनका डर ये भी है कि आईएमएफ के प्रोग्राम में रहते हुए अगर ये कमर्शियल फाइनेंसिंग ना हुई, अगर एक राइज प्रोग्राम है, सैफान ये बेशक लिख लें, दे हैव पुट इन $900 मिलियन, और वो राइज प्रोग्राम की कुछ शराइत होती हैं। आईएमएफ का ये ख्याल है कि ये पूरी होनी चाहिए, अथॉरिटीज कह रही हैं हम पूरी करेंगी, लेट्स होप के हो जाएं। इन द माइनर चांस वो ना हो तो ये 900 मिलियन स्लिप हो जाते हैं। आई थिंक दिस इज व्हाट द डिस्कशन इज। अल्लाह करेगा कि हो जाएंगी। गवर्नमेंट अगर अब इलेक्शन साइकिल क्लियर हो जाता है इस कमेटी के बाद, इफ द गवर्नमेंट इज देयर, तो ये कर लेगी। आगे बहुत काम है सैफान, ये आई थिंक इज द इजियर पार्ट नाउ। 10वां 11वां रिव्यू, बजट, यू नो, ऑल दीज थिंग्स आर देयर। I think it's a very very challenging task for a government जिसने 5 महीने से अभी तक एसएलए करने में ये देखा है कि आईएमएफ की भी जो रवैया है वो उनकी तरफ ऑब्वियसली हैज बीन ऑन द। अच्छा, इससे पहले क्रॉस फ्यूल सब्सिडी पे हम पॉइंट ऑफ व्यू लें राना साहब, आपका बैंकों के कर्जों में भी जो इजाफा है जो गवर्नमेंट को जाते हैं उसमें भी इजाफा हुआ है, तकरीबन 82% का इजाफा हुआ है जो लेटेस्ट नंबर्स आए हैं। इब्तिदाई 9 माह के दौरान
बैंकों की जानिब से जो वफाकी हुकूमत को दिए जाने वाले कर्जे हैं उसमें तकरीबन 182% का इजाफा है। निजी शोबे को, जो प्राइवेट सेक्टर को क्रेडिट जाता है, उसमें 83% कमी देखी गई है। और बैंक्स निजी शोबे को कर्ज देने के बजाय सरकारी जो स्कीम्स हैं उसमें पैसा लगा रहे हैं। सारी बात है, रिस्क फ्री है, और फिर रेट्स इतने ज़्यादा हाई हो चुके हैं, प्राइवेट सेक्टर को क्रेडिट नहीं जा रहा है। राना एहसान साहब, ये क्रॉस फील्ड सब्सिडी का मामला क्या है? और ये जिस तरह फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अपोज भी किया है लेकिन ये तहरीरी तौर पर आगाह नहीं किया, क्या ये रुकावट है आपकी नज़र में, या इस पर रुकावट नहीं बननी चाहिए थी IMF की तरफ से? राना साहब, देखिए, इसका जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि ये फिस्कल डेफिसिट में इसका कोई एडिशन नहीं होगा, क्योंकि आप एक साइड से रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं पेट्रोल को, उनके लिए आप पेट्रोल महंगा कर रहे हैं, और आप एक सर्टेन सेक्टर को उतना ही रिलीफ ट्रांसफर कर रहे हैं, तो आप फिस्कल डेफिसिट में इजाफा नहीं कर रहे। कॉन्सेप्ट तो इस जो पेट्रोल की सब्सिडी थी, ये कॉन्सेप्ट था। तो जब कोई एक बजट डेफिसिट में कोई इंक्रीज नहीं आ रहा और जो रेवेन्यू आप एडिशनल जनरेट कर रहे हैं उसी को आप सब्सिडी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो फिर ये इशू नहीं बनना चाहिए था IMF के साथ। लेकिन उनका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है वो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री और जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उनके साथ कोऑर्डिनेट कर रही है, और डेफिनेटली मैं समझता हूं क्योंकि IMF प्रोग्राम इतना इंपॉर्टेंट है और आगे भी आपने इसी राह पे जाना है, तो अगर उनको वो एक्सेप्टेबल ना हुआ तो शायद ये मुमकिन हो कि ये जो सब्सिडी है इसको हुकूमत को जो है वो शेल्फ ऑफ करना पड़े। बट ये कबल वक्त होगा मेरा कहना कि ऐसा हो गया है, और ये इंफॉर्मेशन मेरे ख्याल से आपको पेट्रोलियम मिनिस्ट्री कि कोई जो है वो रेलेवेंट बंदे आपको लेकिन जो हमने सुना था कि ये प्रपोजल था, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अपोज किया, लेकिन ये IMF के पास तहरीरी तौर पर अभी तक नहीं आया है, और लगे रहे कि IMF इस वजह से अब नाराज हो चुका है। तो सर ये मान ही नहीं रहा IMF, हम तो यानी कोई ना कोई वजह सामने आ ही जाती है, कभी कुछ कभी कुछ, और ये इस तरह कैसे होगा SLA और कब तक होगा SLA? उम्मीद क्या रखें हम लोग? देखिए मैं आपको बताऊं, जो हुकूमत ने पॉलिटिकल कॉस्ट पे करनी थी वो हम पे कर चुके हैं, जिसका ये मतलब है कि जो मुश्किल फैसले थे वो हम कर चुके हैं। हमें जो मेजर जो इसके अंदर जो गैप्स थे वो 170 बिलियन का आपने देखा फाइनेंस बिल लाया गया। उसके अलावा गैस प्राइसिंग इंक्रीज की गई, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस इंक्रीज की गई, PDL को एज टारगेट पहुंचाया गया। तो हमने तो सारे वो इकदामात जो कि अनपॉपुलर इकदामात थे, जिससे कोई पॉलिटिकल हुकूमत घबराएगी कि ये हमें इलेक्शन ईयर के अंदर कम से कम नहीं करने चाहिए, वो हम कर चुके हैं। तो यहाँ हुकूमत की तरफ से आप अगर कहें कि हम कोई अवॉइड कर रहे हैं, या हम कोई जिस तरह इमरान खान ने पेट्रोल सस्ता कर दिया, बिजली सस्ती कर दी, उस तरफ वो डायरेक्शन नहीं है। हुकूमत इज ऑन फोकस विद IMF और ये होगा। देखें, ये रिव्यू, ये सारे जो इकदामात हमने लिए ये इसलिए नहीं दिए कि फिर भी कोई गैप्स रह जाएं और IMF का जो ये 9th रिव्यू है या 10th 11th ये हम उस तरफ ना बढ़े। ये सारे स्टेप्स इसलिए लिए गए हैं कि हम IMF के प्रोग्राम को मुकम्मल करें। तो इसके अंदर कोई शक व शुबात नहीं होने चाहिए कि हुकूमत ऑन फोकस है, हुकूमत ऑन ट्रैक है। जो चैलेंजेस आ रहे हैं वो हम उनको डील करने की कोशिश कर रहे हैं। हम पूरी उम्मीद है। ब्रेक के बाद पूछूंगा आपसे कि खाकान साहब ने भी कहा कि अगर टीम में ज्यादा लोग होते जो नेगोशिएट करते, क्या इससे भी फर्क पड़ता है कोई? एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा नाज़रीन। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में तफसीलन हम IMF प्रोग्राम और उसकी मुतवक्का बहाली या बहाली खटाइयाँ पड़ गई है, इस सवाल को उठा रहे हैं। मीडियम टर्म इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के टारगेट्स एक बार फिर सामने रखते हैं आपके। 3.5% माशी हदफ शरह नमू का अगले माली साल के लिए वस्त मुद्दती इक़्तिसादी फ्रेमवर्क जो आया सामने। इन्फ्लेशन का टारगेट 20% बताया जा रहा है। महंगाई का दबाव कम करने में कुछ वक्त लगेगा, लेकिन 20% अराउंड बात की जा रही है। और तकरीबन इस साल जो रवां साल है 0.8% ग्रोथ टारगेट है, अगले माली साल के लिए 3.5% टारगेट है। खाकान अजीज साहब, ये टारगेट्स कितने आपको लगता है कि रियलिस्टिक हैं? 3.5%। एक तो सैफान बात यह है कि द इकोनॉमिक चैलेंजेस फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान आर वेरी बिग। इस साल को पहले कंप्लीट कर लेते हैं। ये साल जब आप कंप्लीट करेंगे तो हियर्स माय टेक ऑन द नंबर्स। पाकिस्तान की इन्फ्लेशन
एवरेज चलेगी 28%। तो जब फूड इन्फ्लेशन हायर होगी तो इसका बोझ बहुत सा मिडिल इनकम, लो मिडिल इनकम और वल्नरेबल सेगमेंट्स, बिकॉज वो ज्यादा खर्च करते हैं फूड पे। आप जैसे अच्छे एंकर्स जो हैं वो कम खर्च करते हैं क्योंकि उनकी कमाई ज्यादा है, सो ऑब्वियसली उनका फूड बास्केट पे स्पेंडिंग कम है, बट जो वल्नरेबल सेगमेंट्स हैं उनकी ज्यादा है। सो पॉलिसी रेट हायर ही रहेगा, सो बिजनेसेस स्लो रहेंगे, न्यू जॉब क्रिएशन स्लो रहेगी, सो इट्स चैलेंजिंग फॉर बिजनेसेस आल्सो। अगर आप पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ रेट देखिए तो मेरा ख्याल है नियर जीरो होगी, दैट टू डिपेंडिंग ऑन के एग्रीकल्चर के फाइनल एस्टिमेट्स क्या आते हैं। आई थिंक लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 4.25 से 4.5% जो है सुकड़ गई है। पहले जो माह के इस 8 माह के जो हमारे पास बताए जाए हैं ऐसा ही रहेगा, कोई चीज तब्दील नहीं होगी। अगर आप देखिए तो मंथ ऑन मंथ पिछले साल से बिजली की खपत ड्रॉप हुई है, दैट्स आल्सो समथिंग न्यू इन पाकिस्तान। सो ऑब्वियसली पीपल आर फीलिंग द हीट, इंडस्ट्री चूंकि सुकड़ रही है तो वहां पे भी कम वो है। अनएम्प्लॉयमेंट 7-7.25% के करीब चली जाएगी, ये भी एक आई थिंक टफ रियलिटी है, और रुपी पे प्रेशर रहेगा क्योंकि रिजर्व्स की शायद वो पोजीशन नहीं बन पाएगी। दिस इज अ वेरी वेरी चैलेंजिंग पोजीशन फॉर एनी इकोनॉमी, आई मीन कोई भी इकोनॉमी हो। अब अगला साल अगर हुकूमत खुद ये कह रही है कि आपकी जो जीडीपी ग्रोथ है वो 3-3.5% के करीब रहेगी, इससे तो मैं एग्री कर सकता हूं कि कुछ रिकवरी शुरू होती है, बट आई थिंक उन्होंने अगर ये पिच किया है जो कि किया है, मैंने डीएस से पढ़ा है गौर से, जो डेट सस्टेनेबिलिटी एनालिसिस है, कि 21% आपकी इन्फ्लेशन रहेगी, तो दैट्स अ बिट टफ। दैट मींस कि देयर आर हुकूमत शायद ये जानती है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट्स बढ़ेंगी तो एनर्जी प्राइसिंग में तब्दीली आएगी। हुकूमत ये भी समझती है कि सप्लाई ऑफ फूड अगर टाइटन रहेगी तो इसका मतलब है कि फूड की कीमत भी बढ़ेगी, बिकॉज ये मेजर इनपुट्स हैं गोइंग इनटू योर इन्फ्लेशन। प्लस इसका मतलब है कि इंपोर्टेड इन्फ्लेशन भी हुकूमत ने ऑन द हायर साइड ली है और रुपी को वीकर देखा है। सो ये मेरे लिए एक चैलेंजिंग पोजीशन है। आई थिंक इस पे हुकूमत को बैठ के बहुत से कदम उठाने चाहिए, एक स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। ठीक है, 3.5% अगर आप 28% की बेस, आप कंटिन्यू करें। मैं कहूंगा कि अगर इन्फ्लेशन की बेस 28% है जी, तो आप फिर अगले साल इस पे 21% अगर इन्फ्लेशनरी ट्रेंड देखें तो आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी टफ बाय एनी स्टांस। और अगर ये फिगर्स मॉडलिंग उनको दिखा रही है हमारे इकोनॉमिक विंग को, तो आई थिंक जो लीडरशिप है उसको इसके जो कॉम्पिटेंट लोग हैं जमा करने चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि इसको ठीक करने के लिए क्या करें। मैंने अभी एक बहुत ही काबिल इकोनॉमिस्ट से डिस्कशन की और हमने कई चीजें ऑन द सप्लाई साइड सोची जो की जा सकती हैं जिससे इसको ईज ऑफ किया जाए। आई थिंक ये हुकूमत को बहुत सीरियसली सोचना पड़ेगा। राना साहब, इन टारगेट्स पे कुछ बताइएगा। फिर ये जो टीम कॉम्पिटेंट हो अगर ज्यादा नेगोशिएशंस में, क्योंकि ये यूनुस डागा साहब ने, जब इमरान खान साहब के वो सेक्रेटरी खजाना थे, उन्होंने कहा था कि हमने एक मुआहिदा तय किया था, फिर टीम तब्दील हुई और उसने नेगोशिएशन सही नहीं किया और उस वजह से मुआहिदा बिल्कुल ही सख्त हो गया, मुश्किलात आ गई। तो क्या अभी भी हमें टीम में कुछ कॉम्पिटेंट लोगों की जरूरत ज्यादा है जो और कॉम्पिटेंट हो थोड़े और वो कन्विंस कर सकें आईएमएफ को? और ये प्रोजेक्शंस के बारे में भी आप क्या कहेंगे राना साहब? देखिए, सबसे पहले तो हमें एक चीज को रियलाइज करना चाहिए कि जो डॉलर का टारगेट आजकल जो रिक्वायरमेंट, जो डॉलर की रिक्वायरमेंट हमारी इस फाइनेंशियल ईयर की थी वो हिस्टोरिक थी। जितनी आपकी डेट की रीपेमेंट्स थी और जो आपका करंट अकाउंट को आप ऐड कर लें, और वो अगले साल जो है वो इससे भी ज़्यादा है। तो पाकिस्तान का जो अगर चैलेंज होगा कोई इकोनॉमी का, तो वो ये डॉलर रिक्वायरमेंट पूरी करना होगा। देखिए, हमने देख लिया है माजी में कि ग्रोथ रेट तो आपको मुख्तलिफ हुकूमतें दे देती हैं, लेकिन अगर वो ग्रोथ रेट एक मैसिव करंट अकाउंट डेफिसिट के साथ आता है और वो जो एक्यूमुलेटिव फैक्टर, अब जितने भी करंट अकाउंट डेफिसिट्स को हम फाइनेंस करते रहे हैं और अब वो जो डेट प्रोफाइल आपकी बन गई है और जो अब आपका सालाना डेट की रीपेमेंट्स हैं, तो वो उस लेवल पे चले गई हैं कि जिसको सस्टेन करना अब एक चैलेंज है। और उसके लिए डेफिनेटली जो एक फिस्कल डिसिप्लिन रिक्वायर्ड है, उसके बगैर तो वो आप डेट, वो जो डॉलर रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं कर पाएंगे। और यही चैलेंज इस साल का, यही चैलेंज जो है वो रहा है। तो आगे ये चैलेंज और बढ़ जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमतें जो हैं उसमें हमने अपनी इकोनॉमी को सस्टेन करना है। हमने तो वो उसके लिए ग्रोथ रेट मैं समझता हूँ ज्यादा तो नहीं आएंगे। 3.5% का जो ग्रोथ रेट है एक रीजनेबल टारगेट है।
और हमें महंगाई के टारगेट पे बोल रहे हैं खाकान साहब कि आप ये टफ है। देखें डेफिनेटली अब ये इसके ऊपर ये फेवरेबल भी हो सकता है अगर एक एक्सटर्नल देखें। अभी भी जो महंगाई आई है उसके अंदर एक्सटर्नल फैक्टर्स बहुत मेजर हैं। आपकी जो एनर्जी प्राइसिंग जो दुनिया के अंदर थी वो हमें हिट की, और उसकी वजह से हमारा, क्योंकि पहले ही एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो इम्बैलेंस है वो बड़ा मैसिव है, तो उसकी वजह से हमारा रुपया भी, उस पर भी प्रेशर आया, और वो फिर हमारा एक डुअल इफेक्ट हो गया कि जहां रुपए की डिप्रिसिएशन थी, जहां आपकी कमोडिटी सुपर साइकिल था, वो दोनों चीजें हमें एक्सटर्नल फैक्टर्स थे। तो उम्मीद ही कर सकते हैं राणा साहब के मामलात बेहतरी की तरफ जाएं। आपका बहुत शुक्रिया अदा करेंगे खाकान नजीब साहब का, आपका प्रोग्राम में साथ रहे और अपना मौक़िफ़ दिया। IMF प्रोग्राम क्या खटाई में पड़ता हुआ नजर आता है, अहम तरीन सवालात उठाए, उसके इर्द गिर्द खदशात, तहफ़्फ़ुज़ात, सारे सब पर अहम तरीन सवालात और अहम तरीन जवाब हासिल करने की कोशिश करिए। फीडबैक दीजिएगा ज़रूर, देखते रहिएगा। अब तक अपना बहुत ख्याल।